हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और साल 1942 जब फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप ग्रीनलैंड के बर्फीले पर्वतों के बीच उड़ रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी के सभी प्लेन बर्फीले वादियों में क्रैश हो गया। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि अगले दिन जब प्लेन को खोजने के लिए रेस्क्यू टीम गई तो सिवाय बर्फ के चादर के कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिन गुजरा, सदियां बीती, पर प्लेन मानो दफन हो चुका था ऐसी गहराई में जहां इंसान की पहुंच भी नहीं थी। इसके ठीक 50 साल बाद हुआ एक चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जिस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। जब ये प्लेन बर्फ से निकला तो ये बिल्कुल सही सलामत था, यहाँ तक कि ये प्लेन उड़ान भरने में भी सक्षम था, 50 सालों तक बर्फ में दफन होने के बावजूद भी। क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर है कोई चमत्कार? आइए पता लगाते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। 15 जुलाई 1942 रात के 3 बजे 6 बॉमर प्लेन और 2 फाइटर प्लेन का एक ग्रुप कनाडा से उड़ान भरा। सुबह होने में अभी काफी वक्त था। ये सारे अमेरिकन फाइटर प्लेन्स था जो वर्ल्ड वार 2 के एक मिशन ऑपरेशन बोलेरो के तहत ग्रेट ब्रिटेन जा रहे थे। उस वक्त के प्लेन्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्लेन का इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल खपत करता था, जिसकी वजह से छोटे प्लेन्स अधिक दूरी तक उड़ान नहीं भर पाते थे। इन सारे प्लेन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था। कनाडा से ब्रिटेन तक इन प्लेन्स को उड़ाया नहीं जा सकता था, इसलिए बीच में यहाँ पर 2 ऐसी जगहें थी जहाँ पर वो अपने प्लेन में रिफ्यूलिंग कर सकते थे। ये 2 जगह ग्रीनलैंड और आइसलैंड थी। सारे प्लेन्स को इन्हीं 2 जगहों से ब्रिटेन के लिए उड़ान भरना था। सारे प्लेन्स बिना किसी प्रॉब्लम के समुद्र के रास्ते से होते हुए आइसलैंड के एयर स्पेस में पहुंच गया। रात के अंधेरे का तो हटना शुरू हो गया, लेकिन उजाले के साथ साथ बादल और घना कोहरा भी छाने लगा। कुछ ही देर में सारे पायलट्स को भी ये महसूस होने लगा कि हमारे आगे घना कोहरा छा रहा है। किसी तरह से सारे प्लेन्स इस छोटे से आइलैंड में लैंड कर गया। सारे प्लेन्स में रिफ्यूलिंग किया गया। इसके बाद सभी प्लेन्स यहाँ से ब्रिटेन के लिए उड़ान भरा। अभी तक प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था। ये सारे प्लेन्स पिछले 2 घंटे से आसमान के बर्फीले बादलों के ऊपर से होते हुए फ्लाई कर रहा था। अब धीरे धीरे कोहरा इतना घना होता गया कि आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। इवन दूसरे प्लेन्स जो साथ साथ उड़ रहा था वो भी इस घने कोहरे में दिखाई देना बंद हो गया। उस दौर में ना तो GPS था और ना ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ऐसे में अगर एयरपोर्ट भी दिखाई ना दे तो भाई भूल जाओ कि वहां पर लैंडिंग पॉसिबल हो सकता है। इसलिए पायलट्स ने आगे ये डिसाइड किया कि हम वापस से ग्रीनलैंड लौट जाएंगे जहां से हमने टेक ऑफ किया था। पर इन बर्फीले वादियों में एक एडवांटेज मिल जाता है। ऐसे जगहों पर कई सारी समतल जगह देखने को मिल जाती है। न कोई घर और ना ही कोई पेड़ पौधे, बिल्कुल सपाट जमीन देखने को मिल जाएगा। ऐसी जगहें अपने आप एक एयरपोर्ट से कम नहीं होता। भले ही प्लेन्स को रुकने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर प्लेन्स ऐसी जगहों पर आसानी से लैंड कर सकता है, खास करके छोटे प्लेन्स। अब सारे प्लेन्स एक एक करके बर्फीले मैदान में क्रैश लैंडिंग करने लगा। पहले प्लेन का लैंडिंग व्हील ही टूटकर अलग हो गया, लेकिन पायलट सुरक्षित बच निकले। वहीं बाकी के 7 प्लेन्स सही सलामत लैंड कर गया। इस इमरजेंसी लैंडिंग में सारे लोग सुरक्षित थे, लेकिन अब उन्हें कड़ाके की ठंड का सामना करना था। बर्फ की एक ऐसी वीरान जगह जहां पर ना तो पेड़ पौधे, न जमीन, न खाना। ऐसे कंडीशन में अब उन्हें खुद को जिंदा रखना था जब तक कि बचाव दल ना आ जाए। हालांकि रेडियो कॉल के जरिए ये बता दिया गया था कि हम साउथ वेस्ट ग्रीनलैंड में क्रैश हो चुके हैं, लेकिन बिना किसी GPS के एक विशालकाय बर्फीले क्षेत्र में छोटे से प्लेन को खोज पाना बेहद मुश्किलों भरा काम था। अगर GPS होता भी तब भी इन प्लेन्स को खोज पाना आसान नहीं था, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम GPS की मदद से सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं और खुद के लोकेशन का पता लगाकर दूसरों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं खो जाते हैं तो सैटेलाइट हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। प्लेन में लगे एक छोटे से डिवाइस को सैटेलाइट नहीं खोज सकता। ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट लोकेशन बता दे, लेकिन ये भी एक अनुमानित लोकेशन होता है, क्योंकि मान लो कि लास्ट लोकेशन के बाद भी
हमारा प्लेन आधे घंटे तक फ्लाई करता रहा। ऐसे में इस आधे घंटे के अंतराल में हम उस लास्ट लोकेशन से काफी दूर निकल सकते हैं और खोजी दल हमें उस लास्ट लोकेशन में खोजता रहेगा, जबकि हमारा प्लेन वहां पर है ही नहीं। तो इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है रेस्क्यू टीम को। खैर ये तो दूसरा टॉपिक है, लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो इन 8 प्लेन की जान अब खतरे में थी। सारे रेस्क्यू टीम अब इन्हें खोजने के लिए निकल पड़े, पर दिक्कत वही थी कि इन्हें खोजे तो कहाँ खोजे। देखते ही देखते 10 दिन गुजर गया, पर उन 8 प्लेन्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया। हर रोज बर्फ गिरने की वजह से अब प्लेन्स को खोज पाना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि प्लेन तो दिखने वाला है नहीं। लेकिन इसी दौरान एक उम्मीद की किरण नजर आई। रेस्क्यू टीम ने हादसे के 10 दिन बाद उन सारे पायलट्स को खोज निकाला। उन पायलट्स को भली भांति ये पता था कि हमने प्लेन को कहां पर क्रैश कराया है। जब अगले दिन उस लोकेशन पर विजिट किया गया तो उन्होंने पाया कि वो जगह जहां पर सारे प्लेन्स ने क्रैश लैंडिंग किया, वहां पर बर्फ की एक विशालकाय चट्टान बन चुका है। इतना विशाल कि शायद उसे हटा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों तक बर्फ की खुदाई किया गया, पर थक हार कर उन लोगों ने भी छोड़ दिया और इन सारे प्लेन्स को गुमशुदा प्लेन के लिस्ट में डाल दिया गया। दिन बीता, साल बीते, वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो गया। समय के साथ साथ सब कुछ भुला दिया गया। 50 साल बाद, घटना के 50 साल बाद साल 1992, दुनिया काफी बदल चुकी थी। धरती का टेम्परेचर भी बढ़ चुका था। नतीजा ग्रीनलैंड में काफी मात्रा में बर्फ पिघलना शुरू हो गया। इस पिघलते बर्फ की वजह से कई सारे राज खुलने वाला था। एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी इसी ताक में थे कि कब वो बर्फ की चादर हटेगी और हम उन प्लेन्स को दोबारा से खोज कर निकाल पाएंगे जो 50 साल पहले कहीं दफन हो गया था। ये लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस उसी लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। इस लोकेशन में करीब 2 सालों तक खुदाई किया गया और आखिरकार उन्हें एक प्लेन मिल गया। ये प्लेन करीब 250 फीट नीचे बर्फ की गहराई में दबा हुआ था, लेकिन इतने बड़े प्लेन को सही सलामत 250 फीट नीचे से सतह पर लाना बहुत मुश्किल था। इतने बड़े आकार का गड्ढा खोद पाना ऑलमोस्ट ना के बराबर था। इंजीनियर्स ने यहाँ पर दिमाग लगाया। उन्होंने 8 फीट चौड़ी एक सुरंग बनाया ताकि वो उसके जरिए प्लेन तक पहुंच सके। एक बार जब वो प्लेन के पास पहुंच गए, तब उन्होंने गर्म पानी का बौछार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना गर्म पानी का बौछार किया कि अंदर में मानो एक बड़ा सा कमरा या कहें एक हैंगर बन गया, जहां पर प्लेन का मेंटेनेंस किया जाता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही थी। अब इंजीनियर्स ने प्लेन के पार्ट्स को खोलकर अलग करना शुरू किया और एक एक करके सारे पार्ट्स को इस टनल के जरिए ऊपर सतह पर ले जाया गया। इसके बाद इन सारे पार्ट्स को मेंटेनेंस टीम को भेजा गया और कुछ दिनों के मेंटेनेंस के बाद ये प्लेन फिर से उड़ने के काबिल हो गया। इस प्लेन को नाम दिया गया ग्लेशियर गर्ल। 1992 के बाद साल 2002 में इसे फिर से उड़ाया गया। 2002 के बाद 2007 में इसे एक बार और उड़ाया गया। उधर साल 2010 में फिर से एक टीम उसी लोकेशन पर पहुंच गए ताकि वो दूसरे प्लेन को निकाल सके। करीब 6 सालों की खुदाई के बाद साल 2016 में फिर से एक प्लेन को रिकवर कर लिया गया। तो ये थी कहानी कुछ ऐसे प्लेन्स की जो 50 सालों तक बर्फ में दफन होने के बावजूद भी सही सलामत उड़ने के काबिल बन पाया। पर क्या ये प्लेन सच में उड़ान भर सकता है? यहाँ पर मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताना चाहूंगा। देखो, बात ऐसा है कि ये प्लेन्स मेटल के बने होते हैं और 50 सालों तक बर्फ में दफन होने की वजह से मेटल का आकार सिकुड़ जाता है। आसान भाषा में कहें तो प्लेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ऐसे कंडीशन में अक्सर प्लेन के कंट्रोल्स में खराबी आ सकती है, वो काम करना बंद कर सकता है। यहाँ पर हम इन फोटोज में भी देख सकते हैं प्लेन का बॉडी किस तरह से पिचक चुका है। अगर इसे उड़ने के लायक बनाया जाए तो पूरे प्लेन के बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, इंजन को चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल सरफेस की भी मरम्मत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहा जाए कि एक एक करके सारे पार्ट्स को चेंज करते करते पूरा प्लेन ही चेंज हो जाएगा। ऐसे प्लेन्स को उड़ाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ऐसे प्लेन्स कहीं भी क्रैश हो सकता है। किसी सिटी में गिर गया, किसी बिल्डिंग में गिर गया, इससे सिटीजन्स की भी जान जा सकती है।
बात करें अमेरिका की तो यहाँ पर उतने कड़े नियम नहीं है। यहाँ पर आप भी थर्ड पार्टी दुकान में जाकर एक फ्लाइंग किट खरीद सकते हैं और खुद से मॉडिफाई करके प्लेन उड़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा रिमोट एरिया में इजिली आपको सब कुछ मार्केट में मिल जाएगा। बात करें अगर जरूरत की तो इन प्लेन्स को वापस से मेंटेनेंस करके फिर से उड़ाने के लायक बनाना जरूरी नहीं था। ये अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसे प्लेन्स को अक्सर किसी म्यूजियम में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट किया गया। बस दिखावे के लिए उन्होंने थोड़े बहुत मेंटेनेंस किया, इंजन को चेंज किया और कुछ मिनटों के लिए हवा में उड़ाया। 1992 से अब तक ये प्लेन सिर्फ 3 बार उड़ान भरा, वो भी महज कुछ मिनटों के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर शो ऑफ किया गया है। इस तरह के प्लेन्स को कमर्शियली उड़ाना बिल्कुल भी सख्त मना है। और तो कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो सकती है तो मैनेज कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।